एक बार फिर प्रस्तुत हूँ मैं आप सभी के सामने क्लास 8 के इतिहास का चैप्टर 2 लेके, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। आज हम इस पूरे चैप्टर के डिटेल्स को हिंदी में अच्छे से समझेंगे। आज मैं आप सभी को इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सभी को अच्छे से समझाऊंगा। एक तरह से आप इस वीडियो को इस चैप्टर के नोट्स की तरह देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो हमारे भारत में जो ब्रिटिश थे उनसे शुरुआत होता है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है वो है सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, जो देखिए यहाँ पे समझने योग्य बात है कि जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, प्रथम से चार्टर आज्ञा अर्थात मतलब इजाज़तनामा हासिल किया था। ये जो ब्रिटिश लोग थे इन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से जो स्वीकृति थी वो इजाज़त हासिल किया था हमारे देश में व्यापार करने के नाम पे। तो ये इन्होंने शुरू कहाँ से किया? तो इन्होंने शुरू किया, कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। ये पूर्व से जो है हमारे यहाँ व्यापार करने का इनको अधिकार मिल गया था। वहीं पे देखिए, पुर्तगाल के खोजी यात्री जो थे वास्को डिगामा जो थे, उन्होंने ही पुर्तगाल से मतलब हमारे यहाँ आए थे और भारत की खोज की थी। सन 1498 में पहली बार भारत तक पहुँचे थे। किस मार्ग से? तो समुद्री मार्ग से। और उन्होंने पता लगाया था कि यहाँ पे कोई देश है जिसका नाम है भारत। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। इस में सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है? तो वो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही, जिसमें है पुर्तगालियों ने गोवा में अपना पहला ठिकाना बनाया था। जब पुर्तगाली हमारे यहाँ आए थे तो पहला ठिकाना उन्होंने कहाँ बनाया था? उन्होंने बनाया था उसे गोवा में। गोवा में उन्होंने पहला ठिकाना बनाया। दूसरी है 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच तथा उसके कुछ समय पश्चात फ्रांसीसी भी आ गया। जो 17वीं शताब्दी था उसमें क्या हुआ कि शताब्दी की शुरुआत में जो डच लोग थे वो लोग तो आए और उसके कुछ समय बाद यहाँ पे फ्रांस के लोग भी आ गए। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी ये सभी हमारे भारत में आए। पहली इंग्लिश फैक्ट्री यहाँ पे 1691 में हुगली नदी के किनारे शुरुआत की गई थी। अगर इंग्लिश फैक्ट्री की बात की जाए तो ये 1651 में पहली बार हुगली नदी के किनारे शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी में कि व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। देखिए, उस समय जो हमारे यहाँ व्यापार करने के मत से आते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें हम फैक्टर के नाम से जानते थे। दूसरा पॉइंट है हमारा 1696 में फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू हो गई। मतलब कि 1696 की अगर बात की जाए तो 1696 से फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू हो गई, मतलब फैक्ट्री को घेरना शुरू कर दिया गया। 1698 में अंग्रेजों ने मुगल अफसर जो थे, मुगल के जो बड़े बड़े अफसर थे, को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली थी। 1698 से ही हमारा शुरू हो गया था जब मुगल अफसरों को रिश्वत देकर अंग्रेजों ने 3 गांव खरीद लिए थे। इनमें से एक गांव कलिकाता था जो बाद में कलकत्ता बन गया। देखिए, जिस समय हम गांव की बात कर रहे हैं उसी समय कलिकाता, जो आज का कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, वो भी खरीदा गया था। ध्यान से समझिएगा कि कलकत्ता जो है उसे एक गांव की तरह उस समय देखा जाता था। और उसे किसने खरीदा था? तो अंग्रेजों ने मुगल अफसरों को, मतलब वहाँ के जो मुसलमान में जो उस समय के राजा हुआ करते थे, उन्हें घूस दे के खरीदा था। कंपनी ने औरंगजेब से शुल्क चुकाए बिना व्यापार करने का फरमान जारी करवा लिया। औरंगजेब जो था उससे क्या बोला कि मैं किसी प्रकार का शुल्क नहीं दूंगा, क्योंकि ये उस समय के जो अंग्रेज हुआ करते थे ना, वो राजा को खुश रखने का काम किया करते थे। वो अंग्रेजों ने उन्हें रिश्वत दिया और उनसे बिना किसी प्रकार के शुल्क चुकाए हुए व्यापार करने का अपना फरमान जारी करवा लिया। आगे जो है वह है बंगाल के नवाब क्रम मुर्शीद कुली खान और अलवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला हुए। सबसे पहले देखिए वहाँ पे जो हुआ वो नवाब क्रम मुर्शीद खान हुए, फिर अलवर्दी खान हुए और लास्ट में जो था वो सिराजुद्दौला हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है प्लासी का युद्ध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया। जो 1756 ईस्वी के बाद क्या हुआ, अलवर्दी खान मर गए तो उसके बाद सिराजुद्दौला को वहाँ का नवाब बना दिया गया। सिराजुद्दौला ने
30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। उसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा कर उधर अपना रुख किया। देखिए सिराजुद्दौला ने क्या किया, उसके 30,000 सैनिक के साथ इंग्लिश मतलब जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी उस पर हमला बोलकर उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। आगे जो है वो है, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने के बाद मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने 1757 में ये जो थे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ अपनी सेना भेजी, जिसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसे ध्यान से देखिएगा। मीर जाफर जो था, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, वो गद्दार था और उसी के गद्दारी के वजह से इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर को वहाँ का नवाब बनाया गया। देखिए जब घर का भेदी लंका डाहे, ये तो आपने सुना होगा, जब खुद सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो राजा बनने के लोभ में सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर गया और गद्दारी करने के कारण सिराजुद्दौला की प्लासी की युद्ध में मृत्यु हो गई और इसके मरने के बाद जो उसका सेनापति था मीर जाफर, उसे ही उसका वहाँ का राजा बना दिया गया। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट है वो है बक्सर का युद्ध। देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। देखिए कंपनी को क्या चाहिए था, कंपनी को एक कुत्ता चाहिए था जो इसके इशारे पे भौंके, काटे, नाचे, ऐसा कुत्ता चाहिए था। तो पहला उसने कुत्ता बनाना चाहा सिराजुद्दौला को, तो उसने माना नहीं, तो उसको युद्ध में हराकर उसे मार दिया। फिर मीर जाफर को भी उसने कुत्ता बना के रखना चाहा, तो मीर जाफर को भी ये नहीं रास आया, उसने विरोध किया, तो कंपनी ने उसे हटाकर फिर मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो क्या हो गया, बक्सर की लड़ाई हो गई। जब मीर कासिम ने भी लड़ाई मतलब उसका बात नहीं माना तो बक्सर की लड़ाई हुई और 1764 में उसको भी हारना पड़ा, मतलब मीर कासिम भी इसमें हार गया। जब फिर से मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया, अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ते थे। देखिए अब क्या किया कंपनी ने कहा कि आपको 5 लाख रुपए हर महीने हमको देने पड़ेंगे। 1765 में क्या हुआ, मीर जाफर की मृत्यु के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि हम खुद ही नवाब बनेंगे, मतलब कि हमें किसी प्रकार का भारतीय नवाब नहीं चाहिए, हम यहाँ के खुद ही नवाब बनेंगे। आखिरकार क्या हुआ, 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब यहाँ पे बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों को रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। ये था बक्सर का युद्ध। अब आगे है फिर बक्सर के युद्ध में कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तब उसकी उम्र 18 साल थी। उसने बेहिसाब धन इकट्ठा कर लिया, मतलब बहुत पैसे कमाए। देखिए उस समय का मद्रास जो है वो आज का चेन्नई है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बातों पे। 1743 में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव को जब यहाँ भेजा गया तो उसकी उम्र खुद ही 18 साल की थी और उसने कम उम्र में इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया, बेहिसाब धन इकट्ठा कर लिया। 1767 में वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद भारत में हमेशा के लिए रवाना हुआ। 1772 में क्या हुआ, ब्रिटिश संसद ने उसे भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देने के लिए पेश किया। उसे उस आरोपों से तो बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में ही उसने आत्महत्या भी कर ली, उसने खुदकुशी कर ली। कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। अब देखिए ये है सहायक संधि। सहायक संधि के बारे में भी जानना जरूरी है कि सहायक संधि क्या था। गवर्नर जनरल रिचर्ड वेल्लीजी जो 1798 से 1805 तक थे, उन्हें बेलीजी की संधि से के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसे वेलेल जली के संधि के नाम से भी जाना जाता है। जो रियासत सहायक संधि मान लेती है उसे स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। जो शासक उस समय रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पे उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए अवध के नवाब का आधा इलाका 1801 में हैदराबाद के कई इलाके इसी आधार पर छीने गए थे। यही था सहायक संधि। नेक्स्ट है मैसूर के टीपू सुल्तान, जिसे हम शेरे मैसूर और बहुत सारे नाम से इन्हें जाना जाता है, टीपू सुल्तान को। तो देखिए हैदर अली जो 1761 से 1782 तक टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर बन चुका था, बहुत ही स्ट्रांग था इस समय मैसूर, जो जब वो टीपू सुल्तान के हाथ में था।
1785 में टीपू सुल्तान ने बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दिया था, मना कर दिया था कि इस रास्ते से ये सब चीज़ें नहीं जाएगी। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना को आधुनिकीकरण किया। देखिए, टीपू सुल्तान होशियार आदमी था। उसने उस समय जो हमारे भारत में फ्रांस के लोग रहते थे उनसे अपना मित्रता किया, फ्रेंडशिप बनाया और उनसे हथियार वगैरह लेके खुद को आधुनिक बनाया, मतलब पूरे लैस किया अपने को हथियार से। मैसूर के साथ साथ अंग्रेजों के 4 बार जंग हुई। जो पहला था 1767 से 1769, दूसरा है 1780 से 1784 और तीसरा है 1790 से 1792 और फिर है 1792। मराठों और हैदराबाद के निजाम और कंपनियों की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। अब अकेला इंसान कितने दिन तक इन लोगों के साथ टिक पाता। तो ये था मैसूर के टीपू सुल्तान के बारे में। अब देखिए, टीपू सुल्तान ने इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। क्या हुआ, ये संधि जो हुआ इसके बाद टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बनाकर अपने पास रख लिया। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में टीपू सुल्तान मारा गया और सत्ता बाडियर राजवंश के हाथों में सौंप दी गई। टीपू 4 मई 1799 को मारा गया था। देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में अगर कोई पूछे कि मृत्यु कब हुई तो आप बताइएगा कि 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में विदा हो गए। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। अब है अंग्रेजों की मराठों से लड़ाई। अंग्रेज जो थे उस समय के ब्रिटिश जो थे उनके साथ जो मराठों की लड़ाई हुई, तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा राज कई राज्यों में बंट गया। देखिए, 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई उसमें मराठाओं की हार हो गई थी। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ चली गई। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत कन्फेडरेसी मतलब राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिकीय प्रमुख होता है और पुणे में रहता था। देखिए, महादजी सिंधिया और नाना फर्नांडिस 18वीं सदी के आखिर में 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे जो उस समय अंग्रेजों से लोहा लिया करते थे। जब ये लड़ाई चल रही थी उस समय की बात है। पहला युद्ध इनका हुआ था 1782 में, सालबाई संधि के साथ ये खत्म हुआ था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805। नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा, यमुना और उत्तर के स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज के कब्जे में आ गए। तीसरा युद्ध 1817 से 1819 में मराठाओं की ताकत को कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया, मतलब इन्हें राजपाट से हटा के इन्हें एक सैलरी पे बोला कि तुम एक साइड हो जाओ और अपना सैलरी लेके आराम करो। विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। पूरे भूभाग पर ब्रिटिश राज्य का नियंत्रण हो गया। अब देखिए, सर्वोच्चता का दावा कि सबसे बड़ा कौन है इसका दावा भी होना शुरू हो गया था। इसके बारे में बात करते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था वो 1813 से 1823 तक था, जिसमें गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, मतलब सबसे बड़ी है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है। कित्तूर जो कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों का विरोध किया। फलस्वरूप 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के करीब एक चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। अंत में अंग्रेजों ने उसे भी 1830 में फांसी पर लटका दिया। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है। जिस अंग्रेजी को लेके आज हम अपनी शान शौकत को दिखाते हैं, ये अंग्रेजी उन्हीं अंग्रेजों का देन है। और उन अंग्रेजों ने हमारे भारत के इतिहास के साथ कितनी छेड़छाड़ की है वो आप सोच भी नहीं सकते हो। हर बात के पीछे एक फांसी लटका देना उनकी आदत से थी। जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था उनको फांसी पर लटका देना उनकी उसमें शान शौकत दिखाई देती थी। देखिए, सर्वोच्चता के दावा में आगे बात करेंगे। 1830 के दशक में अंत में कंपनी को रूस के प्रभाव से डर हुआ, इसलिए उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया।
1843 में सिंध पर भी कब्जा हो गया। इसके बाद पंजाब की बारी, परंतु महाराणा रंजीत सिंह की वजह से दाल नहीं गली वहाँ पे। उस समय जो महाराणा रंजीत सिंह थे पंजाब के राजा, वो बहुत ही शूरवीर थे, बहुत ही ताकतवर थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अधिकार जमा लिया। देखिए, जब तक रंजीत सिंह थे वहाँ के राजा, तब तक इनकी दाल वहाँ पे नहीं गली। लेकिन जैसे ही रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद अंग्रेजों ने उन पर शासन स्थापित कर लिया। अब देखिए विलय नीति के बारे में पढ़ेंगे कि विलय नीति क्या है। विलय नीति भी इम्पोर्टेंट है। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी का नाम आपने सुना होगा, ये गवर्नर था ब्रिटिश के तरफ से। इस सिद्धांत के अनुसार किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाती थी। इसी सिद्धांत के आधार पर सतारा जो 1848 में ब्रिटिश ने हथिया लिया, संबलपुर जो 1850 में हथिया लिया, उदयपुर जो 1892 में हथिया लिया और नागपुर जो 1853 में, और झांसी को 1854 पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। देखिए विलय नीति में अंग्रेजों का ये मानना था, अंग्रेजों का यह नियम था कि यदि कोई राजा है और उस राजा का कोई संतान नहीं होता तो उसके राज्य को अंग्रेज अपने अंदर रख लेंगे। इसी कारण से झांसी की रानी के जब बच्चे को गोद लिया था तो उसे अंग्रेजों ने नहीं माना, क्योंकि अगर वो मान जाता तो उसके पास ये अधिकार नहीं आता, इसलिए उसने उसको नहीं माना और लास्ट में 1854 में उसने झांसी पर भी कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं 1856 में कंपनी ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाते हुए उसे भी हथिया लिया। कब? 1856 में उसने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया और उसके राज्य को हथिया लिया। अब देखिए ये सब तो राजाओं की शासन को खत्म कर दिया गया। अब नए शासन की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल वॉलेन जो 1773 से 1785 तक के समय तक कंपनी में बंगाल, बम्बई और मद्रास की सत्ता हासिल कर चुकी थी, उस समय ये वहाँ पे जनरल थे। ब्रिटिश इलाके 3 प्रेसिडेंसी में बटे हुए थे, ध्यान से दीजिएगा, बंगाल था, मद्रास था और बम्बई था। जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इन इलाकों को 3 प्रेसिडेंसी में बांटा था, बंगाल, मद्रास और मुंबई। शासन गवर्नर का होता था और उसके ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन जो प्रशासकीय और न्याय के क्षेत्र में कई सुधार किए थे। 1792 में नई व्यवस्था के अंतर्गत हर जिले में 2 अदालतें स्थापित की गई थी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। 1772 में जो वारेन था उन्होंने ही हर एक जिले में 2 अदालत स्थापित करने की प्रावधान को लागू किया था। नए शासन की स्थापना में फौजदारी अदालत, काजी एक न्यायाधीश, एक मुफ्ती, मुस्लिम समुदाय का एक विवादित जो मतलब कानूनों की व्याख्या करता हो। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था कि अंतर्गत कलेक्टर के निगरानी में था। आज तक आपने देखा होगा कि हमारे जिले में एक कलेक्टर होता है। तो दीवानी अदालत, यूरोपीय जिला कलेक्टर इसके मुखिया हुआ करते थे, मतलब प्रमुख जो था वो दीवानी अदालत का यूरोपीय मतलब ब्रिटिश के जो कलेक्टर थे वो इसके प्रमुख हुआ करते थे। 1785 में जब वॉरेन इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल के कुशासन का आरोप लगाया। फलस्वरूप हेस्टिंग को महाभियोग चलाया गया और जो ब्रिटिश संसद में 7 साल तक चलता रहा। 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हाल्डेन ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये था नए शासन की स्थापना। नए शासन की स्थापना में 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानून का एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, मतलब जिसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं हम लोग, उसे ही हम सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। कलेक्टर भारतीय जिला ओहदा या पद हुआ करता था। इसका काम लगान व कर इकट्ठा करना, न्यायाधीश, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना हुआ करता था।
उसका कार्यकाल कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। देखिए, कलेक्टर आज भी हमारे जिला में होता है, जो हमारे पूरे जिले का मालिक होता है। तो नए शासन स्थापना के बाद कलेक्टर को प्रमुख बनाया गया था एक जिले के लिए। अब बात करते हैं कंपनी और फौज। तो अंग्रेज अपनी सेना का सिपाह, जो भारतीय सब सिपाही से बना हुआ है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र से भी लड़ रहा था, लड़ाइयाँ लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्कट और मौचलॉक से लैस हुआ करते थे। ये एक प्रकार के उस समय के बंदूक हुआ करता था। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाता था। कंपनी के जो फौज थे, जिसे हम आर्मी के नाम से जानते हैं, उस समय इन्हें यही सब चीज़ें सिखाई जाती थी। देखिए, इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण पॉइंट सब थे उन्हें मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है चैप्टर को समझने में, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके द्वारा किए गए कमेंट से हमें यह पता चल पाएगा कि आप कौन से पॉइंट को सही से नहीं समझ पाए। इसके अलावा यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।